नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। नए साल में आप सब सेहतमंद बने रहे, इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की सीधी बात, हमारी और आपकी स्ट्रेट टॉक। भारत जैसे देश में जहां जाति, धर्म, संस्कृति और वर्ण संबंधी विविधताएं हैं, यहाँ विकास परियोजनाओं पर काम करना और उसे जमीनी स्तर पर सफल बनाना एक चुनौती मानी जाती रही है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसा 1931 तक देश में होता था, अगर वैसे ही जातिगत जनगणना होती रहती तो शायद विकास कार्यों को ज्यादा सटीक रूप से सफल बनाया जा सकता था। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना रहा है कि जातिगत जनगणना से देश में राजनीति का स्तर और निम्न हो जाता, निचले स्तर का हो जाता। लेकिन ये दलील भी दमदार नहीं लगती है, क्योंकि वर्तमान में भारत में जाति, धर्म के आधार पर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं और चुनाव में जीत और हार का एक बड़ा कारण जातिगत टिकट वितरण को ही पाया गया है। लेकिन बिहार में पिछले हफ्ते शनिवार से जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। बीजेपी इस सर्वेक्षण के विरोध में है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जातिगत सर्वे से सभी जातियों के विकास कार्यों में बड़ी मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार को। जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर। देश और बहुत अच्छा होगा। एकदम हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है, तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना। तो बिहार सरकार ने पिछले साल 2 जून को ही जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी थी और इस सर्वेक्षण में 12 करोड़ 70 लाख जनसंख्या और 2 करोड़ 58 लाख घरों को कवर किया जा रहा है। 31 मई तक ये सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म हो रहा है और इसमें घरों की संख्या की गणना की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बारे में ये कहा है कि सर्वेक्षण से सरकार को गरीब लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लंबे समय से केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जानकार बताते हैं कि यूपीए हो या फिर एनडीए की सरकार, दोनों ही सरकारें इसके पक्ष में नजर नहीं आई हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल विपक्ष में आने पर जातिगत जनगणना की मांग करने लगते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो जाति आधारित आंकड़ा जारी करने से हिचकिचाते भी दिखे हैं। केंद्र सरकारों को सबसे ज्यादा समस्या ओबीसी आबादी के आंकड़ों को प्रकाशित करने में आई है। आखिर ये पूरा मामला इतना पेचीदा, जटिल क्यों है? क्या जातिगत सर्वेक्षण से समाज और बट जाएगा और क्या समाज अभी वर्तमान में बटा हुआ नजर नहीं आता? समझेंगे हमारे आज के मेहमानों से, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया स्ट्रेट टॉक में अपना बेशकीमती फीडबैक जरूर दें। हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर पर कृपया संपर्क करें। अपने कोई सवाल हो या फिर कोई विचार हो तो स्ट्रेट टॉक में जरूर रखें।
हम आज के जो मेहमान हैं उनसे परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ बने हुए हैं पैनल पर राजनीतिक मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी। प्रोफेसर गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में जी। और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। धनंजय जी, आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि आप बिहार की धरती से आते हैं और नीतीश जहां के हैं वहां के आप हैं, मूलतः निवासी हैं। तो धनंजय जी, आपको क्या लगता है नीतीश की राजनीति का ये क्या चेहरा जो है जातिगत जनगणना के रूप में नजर आ रहा है? देखिए, जाति सच्चाई है जी, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो जाति जब सच्चाई है तो ये भी जाति का भेदभाव भी सच है इस देश में। जाति के आधार पे भेदभाव होता है जी। हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फला जाति के साथ ये किया गया या उसको मंत्री में नहीं जाने दिया गया, या नौकरियों में, जिसे अक्सर प्रोफेसर साहब यहाँ पे हैं उनको भी ये बात पता है, सब लोगों को पता है कि जो शिक्षा में जो जातियों के आधार पर भेदभाव शिक्षा तक में होते हैं जी। आप जो है अक्सर ये आता है, डेटा आता है कि जो भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे उच्च जातियों का वर्चस्व है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि मैं पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, ये हमें कहा जाए। लेकिन पढ़ने के लिए जो अवसर चाहिए वो अवसर उनको मिले, और पढ़ने के बाद जो जिसे जो यूपीएससी में अक्सर ऐसी चर्चा होती है कि रिटेन में तो उसने बहुत नंबर लाया, अव्वल था, लेकिन उसका वाइवा होता है तो उसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो कम दे दिए जाते हैं। जो कम लाते हैं रिटेन उनको ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। हम साथ में महसूस भी करते हैं कि जातीय आधार पर चिंताएं है तो जो ब्राह्मण है या जो दूसरी जातियां हैं, सवर्ण जातियां, उनको अपनी जाति का गर्व है। और जो कमजोर जातियों के लोग हैं उनको शर्म है। हम गांव से हैं, गांव जाते आते रहते हैं तो महसूस करते हैं। मुंबई में भी महसूस करते हैं, छोड़ दीजिए गांव की बात, मैं मुंबई में महसूस करता हूं कि जातीय आधार पे चीजें हैं। लेकिन अब सवाल होता है कि जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा, कैसे होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पे अगर हम बात करें तो मैं कहूं कि क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए होना चाहिए कि भाई जब देश के विकास में सबका साथ सबका विकास का जो नारा चल रहा है तो नारा कब फलीभूत हो। कई बार ये भी लोग कहते हैं कि संविधान में तो 10 साल आरक्षण का प्रावधान था, अब 75 साल हो गए, क्यों आरक्षण की बात कर रहे हो जी। लेकिन क्या होता है कि किसी भी मुद्दे पे एक प्लानिंग की जाती है कि इतने समय में हम ये कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो क्या करें, इतने दिन में बंद कर दें। तो फेल होने के जो कारण है वो वही बुनियादी कारण है जो जातियों के होने के पीछे कारण है। हम तो ये भी देखते हैं कि जिन धर्मों में जातियां नहीं मानी जाती है औपचारिक तौर पे, उनमें भी जातियां हैं और जातियों के आधार पे भेदभाव है। वो इस्लाम हो या सिख हो, फिर ईसाई देख लीजिए, जातियों की बात की जाती है हिंदुस्तान में कम से कम। जी जी बिल्कुल। तो जातीय जनगणना करनी चाहिए, जब है तो गिनिए उसको, उसमें क्या दिक्कत है गिनने में। और जो बहुत पुराना नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो जब हम घर में 3 भाई होते हैं तो हमारी जो पार्टी है वो तीनों भाइयों को बराबर मिलती है। तीनों भाइयों के शिक्षा में भी बराबर ध्यान देते हैं। ठीक है, कोई भाई नकारा निकल जाता है, नहीं पढ़ना चाहता है, गुंडाई में चला जाता है, दारू पीने लगता है तो पिता उसको गाली भी देता है, लेकिन हिस्सा में कमी नहीं करता है, नहीं सब पाया तो भी। तो आपका कहना है कि जातिगत ये जो जनगणना है नीतीश कुमार की तरफ से जो की जा रही है प्रदेश में, वो सही है, होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। अब एक और बात कह के मैं अपनी बात अंत करूं जी, कि देखिए 30 वर्षों से, 30 मैं नहीं बोलिए बल्कि 32 वर्षों से, 32 वर्षों से बिहार में ओबीसी का शासन है, एक तरह से समझ लीजिए। लालू प्रसाद रहे 15 साल, 17 साल से नीतीश कुमार है। तो क्या हम ये महसूस करें कि बिहार में ओबीसी का या जो निचली जातियां हैं, जिसको नीचे जाति कहते हैं, उनमें उनके जीवन स्तर में सुधार आया है या नहीं आया है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। हम महसूस करते हैं कि बहुत सारा चेंज आया है। देखिए, उससे कई लोग कहते हैं कि अराजकता आई है, फलाना जातियों का दबदबा है ना। तो फलाना जातियों का दबदबा तो तब भी था जब जाति जनगणना की बात नहीं होती थी जी। फलाना जाति
का दबदबा तब भी था जब देश की आजादी के बाद सबको बराबर समझा गया था। तो लाभ नुकसान तो हर चीज के हैं, इसके भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक सवाल है तो सवाल का जवाब तो होना चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। धनंजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक सवाल है तो सवाल का जवाब तलाशने में क्या गुरेज करना चाहिए। प्रोफेसर गुरमीत से भी समझेंगे कि जातिगत जनगणना जो नीतीश कुमार ने शुरू करवाई है बिहार में, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं और केंद्र सरकार क्यों इससे इनकार करती रही है। क्या अगर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो इसके नकारात्मक नतीजे जो है वो सामने आएंगे, राजनीति बदल जाएगी, ये सब कुछ समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज का जो विषय है वो जातिगत जनगणना को लेकर है। बिहार में ये जनगणना शुरू हो चुकी है और ये जनगणना किस तरह से विवादों में है, बीजेपी इससे इनकार कर रही है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों इससे बीजेपी हिचकिचा रही है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनके पास चलते हैं और इस मामले को और समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर गुरमीत, ब्रेक पर जाने से पहले आपने धनंजय जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसी जनगणना क्यों ना हो, जब सवाल है तो उसका जवाब जरूर तलाशा जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भी जो हम स्थिति देखते हैं देश के भीतर जाति आधारित समाज तो बटा ही हुआ है। ऐसे में राजनीति जो है वो शुरू से जाति को लेकर प्रभावी रही है। चुनाव में जिस तरह से टिकट वितरण किया जाता है, इससे जाति का जो होता है देखते हैं कि ये सटीक बैठेगा, ये उम्मीदवार इस जाति का है, यहाँ पर ये समूह, इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसी के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। तो आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है कि क्या इस तरह की जनगणना से देश को लाभ मिल सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये मुद्दा बहुत दिनों से बहस होती रही है, पर 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी प्रयास हुआ था। हालांकि उस समय वो आंकड़े जारी नहीं किए गए क्योंकि उसमें कई त्रुटियां और कई तरह के और प्रश्न खड़े हुए थे। तो और एक और बात यहाँ पर स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भारत में जो जनगणना हो रही है उसमें शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, दलित वर्ग जिसको हम कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब जनजाति, उनकी गणना ऑलरेडी हो रही है। उनकी अभी भी हो रही है, जो पहले हर 10 साल में आप जानती हैं जनगणना होती है। अभी जो मुद्दा है वो ज्यादातर जो बात होती है वो ओबीसी से रिलेटेड ठीक आंकड़े की होती है। और उसमें मुझे लगता है जो एप्रीहेंशन, एक जो हालांकि इन बातों को कोई ऐसे खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन जो एप्रीहेंशन है वो, या जिन लोगों को इससे आशंका है, वो यही है कि शायद ओबीसी का जो प्रतिशत है, जहां तक आप चुनाव की करिए, ये तो आप जानती हैं कि हर हल्के में, कोई बिहार में ही नहीं, हर हल्के में, चाहे वो हिमाचल हो या हरियाणा हो, वो एग्जैक्ट आंकड़े देते हैं कि इतने ब्राह्मण वोटर हैं, इतने वो हैं। इवन जो सीट रिजर्व नहीं है वहां पर भी कि इतने ब्राह्मण, और जैसे प्रत्याशी तय करने के अलावा ये हमेशा होता है कि अच्छा यहाँ 2 जाट खड़े हो गए, एक ब्राह्मण है तो 2 जाटों के वोट कट जाएंगे, तो वो प्रतिशत आखिर उनके पास कहां से आ रहा है? तो संख्याएं तो उन्होंने एक रखी ही हुई है। अब वो 1931 की जनगणना के आधार पर है या उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्रोत हैं, उनके कारण है। जहां तक जनगणना में, जो जनगणना के विरोध में जो तर्क दिया गया है, वो ज्यादा जो दिया गया है वो लॉजिस्टिक का दिया जाता है, जो केंद्र सरकार ने एक बार जवाब में शायद पिछले वर्ष दिया था कि उस जो है वो लॉजिस्टिक, उसका प्रबंध करना मुश्किल है और ये वो, तो वो तर्क तो गले नहीं उतरता, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम इतना बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं और हम और चीजों पे इतना खर्च कर रहे हैं, तो उसमें तो अब खर्चा तो अभी फिर तो सेंसस में आप उस पूरी सेंसस की ही उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अभी भी जो बिहार सरकार का मैं देख रहा था 500 करोड़ रुपया उसके लिए उन्होंने रखा है, और घट बढ़ भी सकता है। तो कहने का मतलब कि विरोध में इस प्रकार से कोई तर्क बहुत ज्यादा कंक्रीट तरीके से, क्योंकि होता है जो तर्क हो वो या तो वो दबे छुपे हो, कोई जो आशंकाएं हो, जैसे मैंने बताया आपको कि जी किसी का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक आ गया तो फिर आरक्षण को कहीं चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों ने जिन्होंने इसका सपोर्ट किया, जैसे आप जानती हैं तमिलनाडु में जो आरक्षण है वो प्रतिशत ज्यादा है, तो वहां पर ये हुआ कि अगर जनगणना हो जाएगी तो उससे उनका जो तर्क है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सीलिंग लगा रखी है कि 50% से ऊपर आप नहीं कर सकते, जी। तो उस तरह के जो पंडारा बॉक्स कहते हैं, या हम उस तरह के अगर हम इसे सकारात्मक तौर पे देखना चाहें कि उस तरह की जो सच्चाइयां हैं उनका सामना करके कहीं ना कहीं शायद कोई हिचक होगी, क्योंकि ओपनली
मैंने जैसे बताया कि वो ओपनली कोई इस प्रकार के तर्क नहीं दे रहा है। ओपनली जो तर्क आए हैं वो यही है। दूसरा, अब बिहार में शुरू हुई है तो हो सकता है, क्योंकि पहले भी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसकी मांग करते रहे, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, कांग्रेस का अभी इसमें ओपन स्टैंड उतना मैंने नहीं सुना, लेकिन नवीन पटनायक ने और हेमंत सोरेन ने भी इसकी डिमांड की। तो जब एक बार एक ट्रेंड चल पड़ता है तो हो सकता है कि वहां पर भी वो कास्ट सेंसस करें। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि एक देश पे ये ठीक है कि राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार ने पहल ले ली या उनको राजनीतिक तौर पे लाभ हो सकता है आगे 2024 में, आपको पता है इलेक्शन भी है लोकसभा का और उनका गठबंधन टूटा, बिहार एक बड़ा राज्य तो मास्टर स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं उनका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनगणना होनी है तो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। आगे हो सकता है इसकी डिमांड उठे, और क्योंकि ये पहले पेंडिंग रहा, कोरोना के कारण हो नहीं पाया, समय तो 2021 के साल के हिसाब से होना था। तो अब वो निर्णय अगर होना है तो उस पर एक बहस स्वस्थ होनी चाहिए। हालांकि उसकी आशा कम है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे देश में हर मुद्दे पर हावी हो जाती है और पार्टी ने अपने स्टैंड ले, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि जब विपक्ष में होती हैं दल, 2011 में भी जब ये बात बहस हुई थी तो सुषमा स्वराज जी तब लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा, तो उन्होंने इसका समर्थन किया था। और उस समय चिदम्बरम और बाकी लोग थे, वो लोग जो सत्ता पक्ष में थे, उन्होंने इसके लिए समस्याएं बताई थी, है ना। मतलब देखिए, जैसे मैंने कहा, ओपन में तर्क नहीं बताते हैं, समस्याएं बताने की कोशिश होती है कि लॉजिस्टिक का जो मेन तौर पे, बाकी हो सकता है कोई और कारण बताया, क्योंकि जो मैंने देखा उसमें यही था कि लॉजिस्टिक वाली बात करी गई थी, तो वो तो गले नहीं उतरी। दूसरा, इससे लाभ क्या है? अब लाभ जो बताते हैं वो तो यही है कि जो बेटर प्लानिंग है और बेटर कोऑर्डिनेशन है, उस हिसाब से लाभ हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इस मामले पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए, तब वो बात लोगों को भी समझ में ज्यादा आएगी, हमारे आप जैसे लोगों को भी तब शायद ज्यादा समझ में आएगी जब पार्लियामेंट में, विधानसभा में इस पे खुली बातचीत हो। और जब तक सच्चाई की बात है तो जातिगत किसी भी जो सच्चाई है उससे आंख मूंदने से तो कोई वो हो नहीं जाता। अगर आप मान लो किसी सच्चाई से मुंह मोड़ लें तो वो सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी, बिल्कुल। लेकिन इसकी उपयोगिता को लेकर हमें और अधिक बहस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस पर क्यों ना खुलकर बातचीत की जाए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, और इसे दोनों ही दल भागते नजर आते रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। धनंजय जी, आपने एक और बात कही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, बिहार में तो ओबीसी का ही नेतृत्व रहा है पिछले 32 सालों से। आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो जातिगत बंटवारा जो है समाज में दिखता है, इसमें कोई फर्क तो नहीं आया है। तो ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो क्या फर्क ला पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, एक फर्क तो ये आया है कि लोग बोलने लगे, आप उनको दबा करके नहीं रख सकते, है ना। बाकी कई सारी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई है, समझिए। जिससे मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो हम लोग तो स्कूल से पढ़ करके आए, तो हम पढ़ रहे थे तो प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे और बड़े ऊंचे लोगों के लिए, अमीरों के लिए स्कूल थे। हम गांव के स्कूल पढ़ के आए, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे गांव में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर जो है या स्कूलों चीजें बदल गई है। जी धनंजय जी, रोकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए इशारा किया जाए, कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी पूरी बात जरूर हम सुनना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे। दर्शकों से अपील है कि कृपया फोन नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तो हमें संपर्क जरूर करें, और इस मसले से जुड़ा कोई सवाल या फिर विचार है तो उस शो के दौरान जरूर उठाइए। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात रख रहे थे, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। जातिगत जनगणना बिहार में क्या असर लेकर आएगी? जी, तो मैं कह रहा था कि परिवर्तन तो आया है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, कितना सकारात्मक है कितना नकारात्मक है वो अलग विषय है, लेकिन चेंज आया, वहां के लोग बोलने लगे। अभी जैसे एक उदाहरण के मैं तौर पे दूं कि अभी पिछले तो जो है 17 नगर निगमों में चुनाव हुए जी, उनमें 16 जगह जो है महिलाएं वहां मेयर बनी या डिप्टी मेयर बनी है। मेयर तो 16 जगह बनी है, उसमें साथ में डिप्टी मेयर भी है। तो महिलाओं का जो प्रतिशत है बिहार जैसे सामंती राज्य में, बिहार में आज भी सामंतवाद है गहरे से। वो बात करें तो जातियों में भी सामंतवाद है,
तो जो है, लेकिन 16 महिलाएं अगर मेयर बनी है तो ये परिवर्तन तो आया है। जो महिलाएं बिहार में शिक्षा के मामले में, बाकी मामलों में पिछड़ी रही, वहां ये बात हो रही है, तो ये सकारात्मक असर के तौर पे मैं इसको देख सकता हूँ। कह सकते हैं कि महिलाएं आ गई तो क्या बदला, शायद कुछ नहीं बदला, ऐसा कह दे सकते हैं। लेकिन बदलाव इतनी आसानी से रेखांकित हो जाए ये भी नहीं है, क्योंकि समय लगता है हर चीज में। जैसे मैं कहूँ, मेरे गांव में अगर बात करूं कि मेरे गांव में पिछड़ी जातियों का ही बहुल है, तो वहां सवर्ण बहुत कम संख्या में, तो मुझे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं है जी। फिर जो है आप बीजेपी की राजनीति की बात करती हैं, राजनीति तो हर पार्टी कर रही है, और दुख ये है कि भया दोहन करते हैं, वो डराते हैं, जिससे पिछड़ी जाति के लोग डराते हैं कि अगड़े जो है वो शासन करते हैं और आपको हिस्सा नहीं देते हैं, तो अगड़े कहते हैं कि पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, अगर वो बढ़ गए, चढ़ गए तो बड़ी मुश्किल कर देंगे। जिससे मुसलमान कहते हैं हिंदू खत्म कर देंगे, हिंदू कहते हैं मुसलमान खत्म कर देंगे आपको। तो ये भय पैदा करते हैं, जबकि राजनीतिज्ञों का काम था भय से जनता को दूर ले जाना, परे ले जाना, भय से बचाना। लेकिन हमारे देश में राजनीति जो है भय के साथ चलती है। तो बीजेपी तो शुद्ध रूप से राजनीति इसलिए कर रही है, कहेंगे कि बीजेपी ही थी जो, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2011 में उन लोगों ने क्या कहा था संसद में, गोपीनाथ मुंडे ने तो स्पष्ट तौर पे जो है बड़ा लंबा भाषण दिया था इस बात पे। बिहार में जब बीजेपी सरकार नीतीश कुमार के साथ थी तो वो समर्थन में थे, और वहां बाकायदा विधानसभा में चीजों में पास हो गया था कि हाँ जाति जनगणना हो। तो मुझे लगता है ये जो है, एक और बात मैं करके खत्म करूं, अभी देखिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे 10% का आरक्षण दिया गया। तो वो किस तरह किया गया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में देखिए उसमें मापदंड तय किया गया कि 8 लाख से जो कम जिनका इनकम है उनको जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। अब बताइए, एक तरफ जहां जो है 80 करोड़ लोग वो हैं जिनको 5 किलो अनाज देकर के आप खुश हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 8 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये कितना अंतर है, कितना जो है विरोधाभास है। तो इन विरोधाभास के बीच में हम जीते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं कहूंगा जातीय जनगणना जो चल रही है उससे हमें शायद किसी दिन बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर सवाल है तो फिर मैं वही दोहराऊंगा कि सवाल है तो सवाल का जवाब ढूंढिए, फिर सवाल उपजेंगे, फिर सब जवाब ढूंढिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो जवाबों को ढूंढने में ही बीतता है। जी गुरमीत जी, आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि एक बात जातिगत जनगणना को लेकर ये भी कही जाती है कि ये जो जातिगत जनगणना, इसका फायदा क्षेत्रीय दलों को होगा, ना कि राष्ट्रीय दलों को, और ये भी एक वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इससे बचते नजर आते रहे हैं। तो ये कितना सही है कि क्या क्षेत्रीय दल जो हैं उनको ओबीसी की जनगणना अगर हो गई तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, और यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह की कोई जनगणना देश के भीतर कराई जाए राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर जो बड़े राज्यों में हैं, वो ओबीसी वोट बैंक को या ओबीसी वर्ग से, जैसे अभी आपको बताया ही धनंजय जी ने कि बिहार में जो राज है वो ओबीसी के 2 नेताओं का, क्योंकि नीतीश कुमार का वर्ग भी कुर्मी वो माने जाते हैं, तो वो भी ओबीसी में आते हैं, और पहले लालू यादव थे वो भी उसमें माना जाते थे। तो वहां पर ओबीसी, तो ये क्षेत्रीय, इसी तरह यूपी में आप आ जाएंगे तो वहां पर भी जो है वो क्षेत्रीय दल का जो नेतृत्व है सिंह यादव करते रहे, वो उसके बाद ये कर रहे हैं। तो ज्यादातर जगहों पर, सभी जगहों पर तो नहीं ऐसा मान सकते, क्योंकि ममता बनर्जी भी हैं उस दृष्टि से, अगर आप देखोगे उनका भी एक क्षेत्रीय दल ही है, नवीन पटनायक का भी एक क्षेत्रीय दल ही है। तो कई राज्यों में इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकांश में हम कह सकते हैं। अधिकांश में जो है, साउथ में भी इवन की जो क्षेत्रीय दल हैं वो ओबीसी पॉलिटिक्स के आसपास हैं। अब मुझे जो जहां तक अभी, क्योंकि फाइनेंशियल वाली बात हुई थी, तो नीतीश कुमार ने जो ये गणना करवा रहे हैं उसमें वो फाइनेंशियल स्टेटस को भी उन्होंने जोड़ा है, वो भी एक चीज आएगी। कई पक्ष हैं, मुझे बस जो वो रहती है वो ये रहती है, जिसपे मुझे क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है कि आखिर जनगणना जो है उसमें तो कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया वित्तीय की भी पूछे जाएंगे, एससी और एसटी के पहले से ही पूछे जा रहे हैं। केवल ओबीसी को लेकर ही इतनी आशंकाएं क्यों पैदा हो रखी हैं? या तो अब, क्योंकि मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार ने जो करवाया उसमें भी वो आगे जो कास्ट के विदिन आगे वर्ग हैं उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, शायद संभवतः शायद इसलिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे 2011 के, तो पता नहीं कितने करोड़ त्रुटियां सामने आ गई थी उस समय। तो या तो वो, और फिर उसी कंपाइलेशन में चीज अटक जाती है। तो संभवतः उन्होंने ये सोचा होगा कि वो बिहार पे कि इस तरह से चीजें आगे वो ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, और फिर उनको
इस प्रकार की उसको ठीक करने में ही पता लगे कई साल लग जाएं। जी, लेकिन गुरमीत जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रही हूँ, लेकिन जो नीतीश कुमार की बात मैंने सुनी है जातिगत जनगणना को लेकर, वो कह रहे हैं कि वो कर्मचारी जो ये जनगणना करेंगे उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई परिवार अपनी कोई जानकारी छिपा रहा है तो पड़ोसी से भी कुछ जानकारियां उस पर्टिकुलर परिवार के बारे में इकट्ठा की जाएंगी। इस तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है जो कर्मचारी जनगणना से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पुख्ता है चीजों को लेकर, आंकड़ों को लेकर, उसे और ज्यादा सटीक जानकारी की एक कोशिश जो है उस और पुख्ता प्रयास लग रहा है। जी, आप अपनी बात सही है, लेकिन जो हमारे यहाँ जनगणना का जो कानून है, जो अधिनियम है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें वॉलेंट्री डिस्क्लोजर है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो वो भी एक प्रश्न है ना? जी जी। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, आप जानती हैं 1931 तक, यानी जब भारत स्वाधीन नहीं था तब तक सेंसस होती रही है। मैंने फिर कहा कि मैं इसके कोई किसी भी तरह से इस पे मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो है वो सच्चाई है तो ठीक है, अगर गणना हो सकती है और इतने सवाल आप पूछ ही रहे हैं तो साथ में आप 4 सवाल और पूछ लीजिए। बिल्कुल। लेकिन उसकी जो, जैसे मैंने बताया, एक तो ना तो मुझे उसके विरोध में जो लॉजिस्टिक वाला तर्क समझ में आ रहा है, जहां तक जैसे धनंजय जी ने कहा, देखिए जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो ये कहती है कि इससे हम ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे या ज्यादा बेहतर राजनीति कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बात जहां तक है, मान लीजिए सड़कें बननी है, मैं हो सकता है मुझे उतना गहराई में ज्ञान ना हो, अगर हम आरक्षण और राजनीति को छोड़ दें तो बाकी जो प्लानिंग है उसमें ऐसी कौन सी इनके हाथ में ऐसी चीज आ जाएगी इससे, ये भी मुझे सिद्ध नहीं हो पाता जब मैं पढ़ता हूं इसके जो पक्ष में भी समर्थक में भी जो तर्क दिए जाते हैं। ये जो सबका साथ सबका विकास है, सरकारें पहले तो भ्रष्टाचार कम कर लें, उसके लिए कौन से जाति का आधारित जनगणना की उनको जरूरत है, जो बेसिक बुनियादी बातें हैं उन पे ध्यान ले लें, उसमें कौन सी अस्पताल है और तमाम चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है मुझे इतनी बारीकियों का ख्याल ना हो कि नीति आयोग लेकिन फिर भी प्रोफेसर गुरमीत, कहीं ना कहीं ये क्रूशियल जरूर होगा कि किस जाति के जो लोग हैं उनकी क्या जनसंख्या, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जब आप सवाल पूछ ही रहे हैं और आपने इतने कॉलम आप देखते हैं, बहुत लंबी सूची होती है, तो अगर आप मान लीजिए शिक्षा के बारे में भी पूछा जाता है और भी चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर जाति के बारे में पूछा भी जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जातिगत, मैंने जैसे बताया, वो तो अभी भी आंकड़े, वो तो आप तो एक सामान्य कह रहे हैं, हर विधानसभा हल्के के हर जगह पर, हर वार्ड में लोगों के पास, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो आंकड़े ऑलरेडी होते हैं, खुद के आंकड़े। जी बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दर्शक, आइए सुन लेते कि वो क्या बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया नाम बताइए। नेहा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत नए साल की बधाई हो आपको, और दोनों विशेषज्ञों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नेहा जी आज के आपके विषय के ऊपर सिर्फ अपने कुछ वो विचार रखूंगा जिनका सिर्फ आपके विषय के ऊपर ताल्लुक होगा। मेरे को किसी और के विचारों के साथ कुछ उसका लेन देन नहीं है। देखिए, जहां हमारा मंदिर है, यहाँ शिकागो में, यहाँ से 40 मील दूर एक रॉकफोर्ड सिटी है, वहां पे रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिलीजन के ऊपर एक वो है जी सब्जेक्ट उनका, तो हर साल उनके 40 स्टूडेंट्स हमारे पास 1 घंटे के लेक्चर के लिए आते हैं। पीछे जब एक लेक्चर हुआ तो उसमें उनके एक स्टूडेंट ने, रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी के ने, मेरे को पूछा, मंदिर ने मुझे डिप्यूट किया था कि आप जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जरा डिस्कस कीजिए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिलीजन इन एवरीडे लाइफ एंड हाउ डू इंडियंस बिहेव विद द रिलीजन्स, हाउ डू वी एक्सेप्ट रिलीजन इन अवर एवरीडे लाइफ। तो उनमें से जी एक ने मेरे को प्रश्न पूछा कि आप आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डॉक्टर वो मूर्ति जो है, ही इज द सर्जन जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी कास्ट क्या है? उन्होंने कहा आज डॉक्टर आशीष झा जो है वो यहाँ पे डॉक्टर फाउची की जगह वो व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनकी जाति क्या है? और तीसरा उन्होंने सवाल पूछा, CNN के चीफ मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर संजय गुप्ता, उनकी जाति क्या है? मेरे को मेरे ग्रैंडसन ने एक दफा पूछा कि डॉक्टर सुंदर पिचौरी जो यहाँ के माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, जिनको भारत के सरकार ने भी पद्मश्री का इनाम दिया है, टाइटल उनको दिया है, उनकी जाति क्या है? तो इन सबको मैंने यही कहा
कि इनकी जाति नहीं, इनकी हम काबिलियत के ऊपर आज उन्होंने जिंदगी में अपना स्थान बनाया है। आज अगर वो अमेरिका में रह के या विदेशों में रह के अगर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है तो अपनी काबिलियत के सिर पे किया है। अगर आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी किसी ने जाति नहीं पूछी थी, उनकी काबिलियत पूछी गई थी। कहने का ये मतलब है जी कि आज हम जिस मुकाम पे दुनिया में पहुंचे हुए हैं नेहा जी, आज हिंदुस्तान के साथ जाति शब्द लगाना ये लोग समझते हैं कि इंडिया इज स्टिल बैकवर्ड। इंडिया हैज सॉल्यूशंस इन इट्स हैंड्स एंड नाउ इंडिया इज लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स which is way backward. It's like going backward. सवाल ये आता है कि आज हिंदुस्तान में आपने एक साल के अंदर 60,000 किलोमीटर सड़कें बना दी, क्या उस वक्त जाति पूछ के बनाई थी? नहीं, वो आपने पूरे भारतवर्ष के लिए बनाई सड़कें। आज हिंदुस्तान में 10,000 अगर आपके पास एयरपोर्ट्स है वो सारी जनता के लिए है। आज वहां पे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जो एनआरआई की आज वहां पे गोष्ठी हो रही है इंदौर में, कि वहां पे कोई जाति का नहीं पूछ रहा कि किस जाति के लोग आ रहे हैं और किस जाति के लोग वहां पे लेक्चर देंगे। आज उनकी एफडीआई पूछी जा रही है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में कितना करोगे। और नेहा जी, शिकागो से जो लोग गए हैं वो वहां पे भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए हैं, वो किसी जाति में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं गए हैं। पीपल डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट जाति। क्यों? जाति के बारे में जितनी मतगणना, जितनी गणनाएं आज से 100 साल में हुई, अंग्रेजों से पहले भी और अंग्रेजों के बाद भी, दोज वर यूजलेस एक्सरसाइजेज, दोज क्रिएटेड नो रिजल्ट्स, नो पॉजिटिविटी। और उन्होंने सिर्फ हमारी जो जनता थी भारत की, उनमें दीवारें खड़ी की हैं, भेदभाव खड़ा किया है। आज ये फिर से ये जो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, देखिए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से ये खड़े ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। इनको बल्कि चाहिए था कि हम नहीं करेंगे, जो भी हम तरक्की करेंगे सबके लिए करेंगे। नेहा जी, बस मेरा यही कहना था, जाति के ऊपर ध्यान करके सोचे कि हम भारत को आगे ले जाएंगे, ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है। धन्यवाद नेहा जी, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सतीश जी, ये है शिकागो से हमारे दर्शक जो कि बता रहे थे किस तरह से जाति को ही अगर हम पकड़कर बैठे रहे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास है उसमें क्या बाधा जो नहीं आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज हम बातचीत कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये होनी चाहिए देश के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में ये शुरू हो चुका है सर्वेक्षण। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। धनंजय जी, क्योंकि समय बहुत ही सीमित शेष रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से सीमित शब्दों में आप ये बताइए कि राजनीति जो है किसी भी चीज को गंदा करती रही है देश के भीतर। अगर हम लंबे अरसे से देखा जाए तो कोई भी आंकड़े हो, कोई भी फिगर हो, इसको राजनेता अपने मुनाफे के लिए, अपने लाभ के लिए गलत इस्तेमाल, मैं कहूंगी कि गलत इस्तेमाल ज्यादा करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई आंकड़े बिहार से ही निकलकर सामने आते हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि समाज का जो बंटवारा है वो और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि नकारात्मक जो प्रभाव है वो ज्यादा मुझे जो लग रहा है, मेरे पर्सनल ये हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वाकई में क्या होगा ये हो सकता है कि भिन्न हो। धनंजय जी, देखिए अभी जो बात कर रहे थे हमारे साथी वहां शिकागो से, शिकागो में भी प्रभाव है, वहां भी बोलचाले का भेद है, वहां भी अमेरिकन इंडियन का भेद है। जहां पंजाब से आप आते हैं, चंडीगढ़ राजधानी जहां की है, पंजाब में भी है कि वो जो अभी पिछले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो दलित कहलाए कि दलित मुख्यमंत्री है ना। तो देखिए भेद तो हमारा नेचर है, हमारे स्वभाव में भेद है। अगर कुछ नहीं है तो अपना पराया का भेद तो है ही है। ये आपकी बहन है, ये आपका भाई है, ये आपका परिवार है, ये उनका परिवार है, ये भेद तो है। तो भेद तो हमारी सच्चाई है, इसको हम मानेंगे। और जब तक ये भेद सच्चाई है तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। अब राजनीति की बात आपने कही, राजनीतिक को बदनाम करना या उन पे कीचड़ उछाल देना एक आम फैशन है, आम लोगों में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों में एक फैशन सा है कि आप राजनीति
कि वो है, आप सीधे सीधे हर बात के लिए दोषी ठहरा देते हैं, अपने में हम नहीं झांकते हैं। लेकिन जो कीचड़ में उतर रहा है सफाई करने के लिए, वो गंदा तो होगा। हम अगर कोट पहन करके सोफे पे बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं काम करते हैं, तो हमें गंदगी नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ अगर बर्तन साफ कर रही है तो बर्तन साफ करते जो गंदगी है वो माँ के कपड़े पे आएगी, उससे बदबू आएगी उस कपड़े से। हम बोलेंगे माँ तुम तो अच्छा बदबू आती रहती है। जी प्रोफेसर गुरमीत, समय क्योंकि सीमित ही रह गया, आपने सही कहा कि गंदगी है तो उसे मान लीजिए और उसको सफाई करने में क्या गुरेज रखना चाहिए हमें। प्रोफेसर गुरमीत से भी समझ लेते हैं क्योंकि समय जो है बहुत ही सीमित शेष रह गया है। गुरमीत जी, आपको क्या लगता है ये पूरी चर्चा जो है वो क्या दर्शाती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर गणना हो, क्योंकि उससे कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इसका लाभ बताया जा रहा है, मुझे तो इतनी माइक्रो प्लानिंग और उसकी वो आइडिया है नहीं। जो नीति आयोग किस प्रकार से प्लानिंग करती है, सरकार कैसे योजनाएं बनाती है, जैसा जो आपके कॉलर थे उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी विकास की जो चीजें हैं उनके लिए शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आरक्षण का हो सकता है कि जो प्रश्न है, क्योंकि मुझे समझ में अभी भी ये नहीं आया कि अगर आंकड़ा सामने आएगा भी तो उससे भयभीत होने की क्या बात है। तो यही हो सकती है, लोगों को ये लग सकता है कि अभी मान लीजिए 27% आरक्षण है और अगर आरक्षण जो है उसको हमें कहीं कल को उसकी डिमांड ना उठ जाए, संभवतः एक कारण हो सकता है जो मुझे समझ में आता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये अब क्योंकि एक राज्य में तो सीमित रहेगी नहीं, पहले तो ये है कि कितना वो डाटा कंपाइलेशन वगैरह अच्छे से हो पाता है। जो आप कह रही हैं ट्रेनिंग के बावजूद बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जो कर्मचारी भी जो है हमारे कई बार उसमें वो कर सकते हैं। हाँ। फिर वो अन्य राज्यों से भी डिमांड होगी, तो आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस रूप में या किस दिशा में ये बात आगे जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे विशेष पैनल का। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने आसान शब्दों में ये बताया कि बिहार में जो हो रहा है वो कितना सही हो रहा है। प्रोफेसर गुरमीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि किस तरह से जो आंकड़े हैं वो सामने आ ही जाएं तो इससे क्या गलत हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वो आंकड़े जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के पास मौजूद है और जो भी समाज से जुड़ा वर्ग है या फिर व्यक्ति है तो उसे कहीं ना कहीं इन आंकड़ों का अंदाजा अपने स्तर पर पहले से ही है। अगर ये आंकड़े के रूप में सामने आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी यकीनन इससे भागने की कोशिश करे और राजनीति को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, क्योंकि ओबीसी को लेकर बीजेपी जो है उसकी भी जो राजनीति है वो केंद्रित दिखती रही है। और ऐसे में अगर ओबीसी के आंकड़ों में उलटफेर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो यकीनन बीजेपी को ये संकट में डाल सकती है, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो। आज स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी बड़े मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेज कर देना ना भूलें।